नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित उपन्यास चरित्रहीन, और इसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ किए सीधे कहानी की ओर चलते हैं। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि सतीश बासा छोड़कर कहीं और चला जाता है और फिर उसके बाद उसकी मुलाकात सावित्री से नहीं हो पाती। हालांकि बिहारी एक बार सावित्री के यहाँ जरूर जाता है, जहाँ वो सावित्री और विपिन को एक साथ पाता है। खैर, कुल मिलाकर के सतीश की मुलाकात सावित्री से नहीं हो पाई और सतीश कुछ दिन बाद ही वहां से उपेंद्र के यहाँ रवाना हो गया। अब आगे भाग 6। सतीश के दुर्बल रूखे सूखे मुख की तरफ देखकर उपेंद्र बोला, तुम्हारा चेहरा ही डॉक्टरी की गवाही दे रहा है। सतीश ने हंसकर कहा, मुझसे हो ही नहीं सका उपेंद्र भैया। उपेंद्र ने विस्मित होकर पूछा, क्या ना हो सका रे? सतीश ने लज्जित होकर कहा, भैया सच कहूं तो डॉक्टरी मुझसे सही नहीं गई। उपेंद्र ने सतीश के सुंदर शरीर की ओर देखकर कहा, अच्छा ही हुआ, गांव देहात में जाकर बेकार जीव हत्या करता, वरना उसके पाप से तो ईश्वर ने तुझे बचा लिया। 1 महीने के बाद एक दिन उपेंद्र ने सतीश को बुलाकर कहा, अरे सतीश, मेरे साथ कलकत्ता चलोगे? सतीश हाथ जोड़कर बोला, नहीं भैया, मुझे क्षमा करो। कलकत्ता बड़ा अच्छा शहर है, देखने योग्य नगर है, सब कुछ ठीक है वहां, लेकिन मुझे वहां जाने को न कहो। सतीश ने बात कुछ गंभीरता के साथ नहीं कही थी, फिर भी उसके स्वर ने उसकी दबी हुई व्यथा को छिपाना अस्वीकार कर दिया। उसकी नकली हंसी व्यथा की विकृति में ऐसी रूपांतरित होकर दिखाई दी कि उपेंद्रनाथ आश्चर्य में पड़कर उसकी ओर देखने लगे। उन्हें विश्वास हो गया कि सतीश वहां जाकर अवश्य कुछ कराया है, लेकिन अब उनसे छिपाता है। वे क्षण भर के बाद बोले, अच्छा चल जाने दे, तेरा स्वास्थ्य वैसे भी ठीक नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। उपेंद्र के मन का भाव ताड़कर सतीश ने कुंठित होकर पूछा, अच्छा कब जाओगे भैया वैसे? आज पागल, आज ही? अच्छा चलो, मैं भी चलूंगा। यह कहकर सतीश घर आया और कुछ ही देर बाद वो कलकत्ता जाने के लिए व्यग्र हो उठा। बोला, बिहारी फिर एक बार बिस्तर बांध लो यार, कलकत्ता चलना होगा। बिहारी ने चिंतित मुख से पूछा, कब जाओगे बाबू? सतीश ने हंसकर कहा, आज ही रात की ट्रेन से। अच्छा। यह कहकर बिहारी मुंह भारी बनाकर चल दिया। सतीश ने उसका बिगड़ा चेहरा देखकर सोचा, बिहारी को तो यहां कामकाज है नहीं, इसलिए मेहनत के डर से वहां जाना नहीं चाहता। लेकिन अंतर्यामी जानते हैं कि वृद्ध के मन की बात वो बिल्कुल भी समझ नहीं सका था। क्यों? उसके एक दिन पहले सतीश ने बात ही बात में बिहारी से कहा था, अच्छा बिहारी, इतने दिनों में तो सावित्री अवश्य ही लौट आई होगी, लेकिन उस समय वो कहाँ चली गई थी तुझे मालूम है क्या? बिहारी ने कहा, नहीं बाबू, चाहता तो बहुत सी बातें कह सकता था, लेकिन एक दिन सावित्री के मुंह पर अपने पुरुषत्व का गर्व दिखाया था, अब किसी तरह भी उस गर्व को न गवा सका। जिस दिन कलकत्ता से घर वापस आकर सतीश ने अपने कमरे में घुसते ही हाथ जोड़कर भावुक कंठ से कहा था कि भगवान, तुम जो भी करते हो भला ही करते हो। उस दिन सृष्टिकर्ता के विशेष कार्य को याद करके उसने इतना बड़ा धन्यवाद उच्चारण किया था कि पूछने से तो वो शायद बता भी नहीं सकता। फिर भी कितने बड़े संकट के मुंह से वो वापस आ सका है, कितने बड़े अभेद्य जाल के फांस को छिन्न भिन्न करके वो बाहर आकर खड़ा हो सका है, इसको वो निश्चित रूप से जानता था और इस सौभाग्य को उसने कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना चाहा था। लेकिन उसके अंतरशायी अबोध मन ने उस तरफ दृष्टिपात तक भी न किया। वो तो आंधा पड़ा हुआ दिन रात एक ही तरह रोता हुआ समय बिता रहा था। फिर भी चेष्टा करके वो पहले की ही तरह अपने लड़कपन के इष्ट मित्र, थिएटर, गाने बजाने के अड्डे आदि में शामिल हो रहा था, लेकिन किसी तरह भी पहले की तरह मिलजुल न सका। इसी तरह दिन बिताते रहने के बीच ही हठात आज कलकत्ता जाने का आह्वान सुनते ही उसके विद्रोही ग्रह लक्ष्मी धुली शैया छोड़कर उठ बैठी। भविष्य के अच्छे बुरे की ओर बिना ध्यान दिए
यात्रा की ओर उसने कदम बढ़ा दिए। हाँ, तो उसी रात को उपेंद्र और सतीश मेल ट्रेन से सेकंड क्लास में कलकत्ता चल दिए। सीटी बजाकर गाड़ी चल पड़ी। उपेंद्र सो गए और सतीश खिड़की के बाहर झांकता रहा। मेल ट्रेन छोटे स्टेशनों पर नहीं रुकती। मेल ट्रेन यानी आज की समझ लीजिए राजधानी मैदान, नदी, गांव रास्तों को पार करती हुई दौड़ती चली जा रही है, और उसकी तेज दौड़ का अनुकरण करके ही शायद पास के पेड़ पौधे पल भर में अदृश्य होते जा रहे हैं। दिगंत में वृक्ष श्रेणियों और बांस झाड़ियों ने अंधेरा कर रखा है, और उसके ही नीचे नदी के टेढ़े मेढ़े भाग में सफेद जल रेखा खिड़की के नीले कांच के भीतर से दिखाई पड़ रही है। बाहर वृक्षों, खेतों और लाइन के किनारे के जंगलों और सूखे गड्ढों में सर्वत्र म्लान चांदनी बिखरी हुई है। सतीश की आंखों में आंसू आ गए। इस रास्ते से वो कितनी ही बार आया है, इस निस्तब्ध शांत प्रकृति को कितनी ही बार वो म्लान चांदनी के प्रकाश में देख गया है, लेकिन किसी दिन इस तरह वे उसकी दृष्टि में पकड़ी नहीं गई थी। उसे जान पड़ा मानो सभी विछन्न है, निर्लिप्त है, मृत है। कोई भी किसी के लिए व्याकुल नहीं है, कोई भी किसी का मुंह देखता हुआ प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। सभी स्थिर हैं, सभी उद्वेग रहित हैं, सभी आप ही आप संपूर्ण हैं। उस निर्विकार उदासीन धरती की तरफ देखने में उसे एक क्लेश सा मालूम होने लगा। वो अपनी आंखें पोंछकर बेंच पर लेट गया। कुछ देर बाद बक्स खोलकर एक बांसुरी निकालकर उपेंद्र को लक्ष्य करके धीरे से कहा, गाड़ी के शोर से भैया जब तुम्हें परेशानी नहीं होती तो फिर बांसुरी की आवाज से तो बिल्कुल नहीं होगी। देखो, मुझे तो नींद नहीं आ रही। कहने के पश्चात वो पास आकर बैठ गया और बाहर की तरफ झांककर बांसुरी बजाने लगा। उपेंद्र की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। भगवान ने सतीश को गाने के लिए गला और बजाने के लिए हाथ दिए हैं। इस ओर से वो कृपण नहीं रहे। बचपन से ही वो इसकी शिक्षा प्राप्त करता रहा। सतीश बांसुरी बजाता रहा। हालांकि इस अनिर्वचनीय संगीत को सुनने वाला कोई नहीं था। बाहर खंडित चंद्रमा उसका अनुसरण कर दौड़ रहा था। मिट्टी पर सुप्त ज्योत्सना की नींद टूट गई। गाड़ी की गति जब धीमी पड़ गई और समझ में आया कि स्टेशन नजदीक आ गया है, तब उसने बांसुरी वापस रख दी। अगले दिन गाड़ी हावड़ा जाकर रुकी तो उपेंद्र ने पूछा, तू कहां जाएगा रे? सतीश ने विस्मित होकर कहा, ये कैसी बात हुई भैया, तुम्हारे साथ ही तो जाऊंगा। तेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्या? कैसी बात करते हो भैया? इस संबंध में फिर कोई बात नहीं हुई। स्टेशन पर उतरते ही एक विलायती पोशाक पहने एक बंगाली साहब ने उपेंद्र से आकर हाथ मिलाया। ये उपेंद्र के बाल्य मित्र ज्योतिष राय बैरिस्टर थे। तार पाकर लेने आए थे। उनकी गाड़ी बाहर खड़ी थी। थोड़ी बहुत जो भी चीजें साथ थी, कुली ने उन्हें गाड़ी पर रख दिया। फिर तीनों ही अंदर जा बैठे। बिहारी कोच बक्स पर बैठा। कोचवान ने गाड़ी चला दी। बहुत से रास्तों और गलियों को पार करके एक बड़े मकान के सामने आकर गाड़ी रुक गई। तीनों उतर गए। अगला घटनाक्रम। शाम होने में अब देर नहीं थी। उपेंद्र और सतीश पाथुरिया घाट में एक तंग गली के मोड़ पर जा खड़े हुए। उपेंद्र ने कहा, भाई मैं तो समझता हूं कि पक्का यही गली है। सतीश ने संदेह प्रकट किया, इस गली में वो रह नहीं सकता, ये तो कदापि नहीं है। टूटी दीवार पर वो जो टीन खड़ा हुआ है, संभव है कि इसी पर किसी दिन गली का नाम लिखा हुआ था, पर अब वो पढ़ा नहीं जाता। सतीश बोला, भैया देखो, अच्छी तरह जाने बिना तो नहीं जाया जा सकता। ये गली क्या पता पाताल प्रवेश की सुरंग हो। उपेंद्र हंसते हुए बोला, अच्छा तो फिर तू पहरेदार बनकर रहे, मैं अंदर जाकर देख आता हूं। सतीश ने पहले बाधा देने की चेष्टा की, बाद को उपेंद्र के पीछे चलते चलते बोला, उपेंद्र भैया, मेरे जैसे आवारा लोग भी इन सब जगहों में शाम के बाद आने का साहस नहीं करते। तुम्हारा साहस तो खूब है। उपेंद्र हंसकर बोला, मतलब आवारों का साहस भले आदमी के साहस से अधिक होता है सतीश। दुष्कर्म कर सकने को ही साहस नहीं कहते पागल। आजा। सतीश उस बात का प्रतिवाद न करके अत्यंत सावधानी से रास्ता देख देख कर चलने लगा। पैरों के नीचे ही दुर्गंध कीचड़ से भरा खुला पनाला था। क्षीण दृष्टि वाले सतीश के उसमें गिर जाने की पूरी आशंका थी। एक जगह पर छोटी गली बहुत ही तंग और अंधेरी हो गई थी।
सतीश ने पीछे से उपेंद्र के कुर्ते का खूंट खींचकर पकड़ लिया और कहा, अरे उपेंद्र भैया क्या करते हो, इसी रात को जान देना है क्या? उपेंद्र ने हंसकर कहा, अरे नहीं नहीं, मुझे ठीक याद आ गया यार, बस एक और मकान के बाद ही 13 नंबर का मकान है। लगभग 8 साल पहले केवल एक दिन मैं यहाँ आया था, इसीलिए मैं पहले पहचान न सका। अब पहचान गया हूँ, आजा आजा, यही रास्ता है। सतीश ने विश्वास नहीं किया, कहा, अरे भैया रास्ता तो है जरूर, लेकिन तुम्हारे हमारे लिए नहीं। जिन लोगों के लिए विशेष रूप से इस पथ की सृष्टि है ना, उनमें से किसी के साथ शरीर छू गया तो इस रात को ही स्नान करके मरना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि इसी वक्त चलो, लौट चले। उपेंद्र जवाब न देकर सतीश का हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गए और कुछ दूर आगे जाकर एक मकान के सामने खड़े होकर बोले, अरे तू सिगरेट पीता है ना, तेरी जेब में दिए सलाई होगी, एक बार जरा जलाकर देखिए कितने नंबर का मकान है। सतीश ने माचिस जलाकर अच्छी तरह मकान का नंबर जांच कर कहा। अच्छी तरह पढ़ा नहीं गया, किंतु चौखट के ऊपर खड़ियां से 13 नंबर लिखा हुआ था। शायद तुम्हारी बात ठीक ही है भैया, किंतु मैं पूछता हूं कि मकान नंबर 13 हो या 53, यहां तुमको जरूरत ही क्या हो सकती है? उपेंद्र उत्तर न देकर पुकारने लगे, आरान भैया। ऊपर नीचे निकट दूरी पर सर्वत्र अंधेरा था, शब्द मात्र नहीं था। सतीश डर गया। उपेंद्र फिर पुकारने लगा, आरान भैया। बहुत देर में ऊपर की खिड़की खुली और साथ ही एक स्त्री कंठ से आवाज आई। कौन है? उपेंद्र ने कहा, अरे दरवाजा खोलने को कह दीजिए, हरान भैया है क्या? आती हूं, जरा ठहरिए। पल भर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही क्षीण प्रकाश की रेखा रास्ते के ऊपर आ पड़ी। उपेंद्र दरवाजा ठेलकर चौखट पर खड़े होकर एकदम स्तंभित हो गए। वो स्त्री मिट्टी के तेल की डिबिया हाथ में लिए निकट ही खड़ी है। माथे पर थोड़े से आंचल के बीच से जूड़े का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसका एक भी केश स्थान भ्रष्ट नहीं हुआ है। स्वच्छ सुंदर मुंह पर दीप का प्रकाश पड़ जाने से दोनों भौहें के बीच एक बिंदी जगमगा उठी और जरा सी झुकी हुई दोनों आंखों में से जो विद्युत प्रवाह बह चला, चारों ओर के निविड़ अंधकार में उसकी अपूर्व ज्योति ने क्षण काल के लिए दोनों को ही विभ्रांत कर दिया। सतीश ने स्पष्ट देख लिया कि होठों पर हंसी की रेखा बाधा पाकर बार बार आकर लौट रही है। उसने उपेंद्र के शरीर को ठेल लिया। उपेंद्र जैसे चौंक पड़े, घबराहट के साथ बोले, हरान भैया कहाँ हैं? स्त्री ने कहा, वो ऊपर ही हैं, पैदल चलने में असमर्थ हैं। माँ भी आज 7-8 दिनों से खाट पर पड़ी हुई है, घर में केवल मैं ही ठीक हूँ। आप उपेंद्र बाबू हैं ना? हम लोगों को आगामी कल आपके आने की आशा थी, इसीलिए तैयार न थी। और फिर रसोई घर में रहने पर इस तरफ की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, बहुत पुकारना चिल्लाना पड़ता है। अच्छा ऊपर आइए, यहाँ बड़ी सर्दी है। कहकर रास्ता दिखाकर ऊपर जाने की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। 2-3 कदम ऊपर चढ़कर मुंह घुमाकर हाथ की बत्ती को नीचे कर कर वो बोली, सावधानी से चढ़िएगा, सीढ़ियों की ईंटें बहुत सी खिसक गई हैं। उसकी आशंका निर्मूल नहीं है, ये बात सीढ़ी देखने के साथ ही वे जान गए, इसलिए बड़ी सावधानी से दोनों चढ़ने लगे। 2 मंजिला पक्का मकान था। पहले ऊपर के हिस्से में 5-6 कमरे थे, उनमें से 2-3 तो गिर गए थे, एक अगली वर्षा में गिरने को तैयार था। बाकी तीनों में से सामने वाले कमरे में तीनों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही समझ में आ गया कि अत्यंत अनाधिकार प्रवेश हो गया है। चूहे उस कमरे में फटे पुराने तौशक तकिए से रुई निकालकर कमरे में सर्वत्र बिखेर कर इच्छा अनुसार विचरण कर रहे थे। असमय में प्रकाश हो जाने और जन समागम से वे दौड़ धूप मचाकर चिल्लाहट के साथ छिपने लगे। वहीं कमरे में सर्वत्र टूटी हुई मेज, कुर्सियां, काठ के पिटारे, टूटे हुए टीन, खाली शीशी बोतल और अन्य कितने ही पुराने जमाने की गृह सामग्री के टूटे हुए अंश बिखरे हुए थे। फटी गद्दी, फटी पोशाक, फटे तकिया वगैरह जमा करके जबरदस्ती एक तरफ ढकेल कर रख छोड़े गए थे। उसके ही एक हिस्से में एक चटाई बिछी हुई थी। यह कमरा मेहमानों के लिए था। स्त्री ने फर्श पर चिराग रखकर कहा, जरा प्रतीक्षा करें, मैं खबर देती हूं। यह कहकर वो ज्यों ही कमरे से बाहर गई, त्यों ही सतीश जूता पहने मेहमानों के उस आसन पर उछलकर खड़ा हो गया। उपेंद्र भय के साथ बोले, अबे क्या क्या कर रहा है ये? सतीश तड़प कर बोला,
भैया पहले प्राण रक्षा करूं, उसके बाद शिष्टाचार की रक्षा होगी। देख नहीं रहे हो क्या? पैरों के पास उजाला देखकर कमरे के सब सांप बिच्छू दौड़े चले आ रहे। सतीश ने जिस तरह भय दिखाया उसके विचार तर्क का अवसर नहीं रहा। उपेंद्र भी उछल कर चढ़ गए। चौकी की उस तंग जगह में स्थानाभाव के कारण दोनों जब धक्का मुक्की कर रहे थे तभी वो स्त्री लौट आई और किवाड़ के सामने खड़ी होकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इनके डर जाने की बात वो समझ गई थी। बोली, ये मेरे ससुर का कमरा है, आप लोग इस तरह अपमान कर रहे हैं। उपेंद्र सकुचाकर तुरंत उतर पड़े और सतीश पर नाराज होकर बड़बड़ाने लगे। वो इसी ने भय दिखाया तो फिर ऐसे ही। मगर सतीश उतरा नहीं, विनय दिखाकर बोला, अरे भय क्या दिखाता हूं उपेंद्र भैया, मेरी विद्या कोई चाणक्य के श्लोकों से अधिक थोड़ी है। इतना जरूर सीख चुका हूं कि आत्मरक्षा अतिश्रेष्ठ धर्म है। और फिर उस स्त्री की ओर देखकर वो बोला, अच्छा आप ही बताइए तो, आत्मरक्षा के निमित्त थोड़ा सा निरापद स्थान खोज लेना क्या अन्याय है? आपके ससुर के डी का अपमान करने का हमारा साहस नहीं है, बल्कि यथेष्ट सम्मान के साथ ही आपके आश्रित पंजा पुत्र की राह छोड़कर इतनी थोड़ी सी जगह में हम लोग खड़े हैं। देखिए ना। तीनों हंस पड़े। इस परिहास ने दरिद्र लक्ष्मी को कुंठित नहीं किया, बल्कि इसके अंदर जो सरलता और संवेदना छिपी थी वो युवती अति सहज भाव से ही उसे समझ गई। इसका स्पष्ट प्रकाश उसके हास्योज्वल मुख पर देखकर उपेंद्र ने मन ही मन अत्यंत आराम अनुभव किया। उसके मुंह की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले, अच्छा ठीक है, प्रजाजन आपके सामने कभी उसके ऊपर अत्याचार करने का साहस न करेंगे। वो आदमी नीचे उतर आ सकता है। जरूर, कहकर चिराग हाथ में उठाकर वधू सतीश की ओर देखकर मधुर हंसी हंसकर बोली, अब निर्भयता के साथ फिर राज दर्शन के लिए चलें। थोड़े से हास परिहास से अपरिचित होने की दूरी जैसे एकदम घट गई और तीनों प्रफुल्ल मुंह से कमरे से बाहर चले गए। राज दर्शन इच्छु उपेंद्र और सतीश हंसी से भरे चेहरे से एक कमरे में घुसते ही अवाक होकर खड़े हो गए। क्रुद्ध गुरुजी का अचानक ही थप्पड़ खाकर हाथ से निरत शिशु छात्र का मनोभाव जिस तरह बदल जाता है, इन दोनों आदमियों के मुंह की हंसी भी उसी तरह एक क्षण में गायब हो गई और चेहरे पर जैसे स्याही फैल गई। लांछित भाव दूर होते ही उपेंद्र ने बिछौने के पास जाकर पुकारा, हरान भैया। हरान निर्जीव की भांति पड़े हुए थे। वो धीरे से बोले, आओ आओ भाई आओ, अब मैं उठ बैठ नहीं सकता, तुमको मैंने कष्ट दिया। इतना कहकर वे हांफने लगे। उपेंद्र धप से बिछौने की एक तरफ बैठ गए। उनके दोनों नेत्र आंसू से भर गए और समुची छाती से पसली तक को हिलाकर एक अदस्य वाष्पोच्छ्वास उनके कंठ की अंतिम सीमा तक व्याप्त हो गया। बात कहने का उन्होंने साहस नहीं किया। दांतों पर दांत दबा खड़े होकर वो बैठे रहे। उधर सतीश एक बड़े काठ के संदूक पर सूखे चेहरे सा बैठ गया। सैकड़ों जगह से कटी फटी खटिया के सिराहने एक मिट्टी का चिराग टिमटिमा रहा था। अन्य कोई रोशनी नहीं है। इतना ही प्रकाश रक्त शून्य विवर्ण शीतल चेहरे पर लेकर हरान का मृत प्राय शरीर पड़ा हुआ था। सूर्य की रोशनी आकाश की वायु से हमेशा के लिए विच्छिन्न होकर इस ग्रह की अस्थि मज्जा में जो जीर्णता और अंधकार लालित और पुष्ट हो रहा है, वो इस कड़ाके की सर्दी में अत्यंत क्षीण प्रकाश में कुष्ठ रोगी की तरह समस्त दीवारों पर प्रकट हो रहा है। यहाँ पे कुल मिला के यही बताया जा रहा है कि कमरा किस तरीके से अस्त व्यस्त है, टूटा फूटा बिखरा हुआ है। दिन रात बंद रहने वाले घर की दूषित अवरुद्ध वायु आत्महत्याकारी के मुंह से निकलने वाले जहरीले फेन की तरह निकलकर मानो ग्रहवासी की कंठ नली प्रतिक्षण रूंधती चली आ रही थी। दरवाजे पर मृत्युदूत का पहरा पड़ रहा था। चारों तरफ देख देख कर सतीश बार बार सिहर उठा। उसे मालूम होने लगा कि यदि वो चिल्लाकर दौड़कर बिल्कुल रास्ते पर भाग न जाएगा तो जान न बचेगी। यहां किसी आदमी का जीवन बचेगा कैसे? निकट ही वो खड़ी थी। उसी तरफ एक बार देखते ही वो डर गया। कहां चला गया वो अतुलनीय रूप? कहां चली गई वो हंसी? उसकी दृष्टि के सामने मानो किसी एक प्रेत लोक की पिशाचनी उठाई। वो सोचने लगा कि जिसके पति की ऐसी दशा है वो हंसती है कैसे? हंसी मजाक में वो भला भाग कैसे लेती है?
जूड़ा क्यों बांधती है, बाल क्यों संवारती है और बिंदी क्यों लगाती है। पल भर के लिए उसके सामने समस्त नारी जाति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। ऐसे ही समय में हरान ने पुकारा, किरण, उपेन आया है। मां जानती है। वधू निकट आकर झुक पड़ी और धीरे धीरे बोली, नहीं, मां सो रही हैं। डॉक्टर कह गए कि सो जाने पर जगाया न जाए। अरे चूल्हे में जाए वो डॉक्टर, तुम जाओ उनको बता दो। उपेंद्र पास ही बैठे सब कुछ सुन रहे थे। बोल उठे, अरे आज रात को खबर देने की जरूरत नहीं है हरान भैया, कल सवेरे खबर देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र समझ गए कि रोग के कष्ट भोगते रहने से हरान बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। इसीलिए इस निरपराधनी सेवा परायण वधू का कारण ही तिरस्कार होने से व्यथा अनुभव कर जरा सी सांत्वना इंगित करने के लिए एक बार उन्होंने मुंह की तरफ ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। किरणमयी के झुके हुए मुंह पर दीपक का प्रकाश नहीं पड़ रहा था। कुछ देर यों ही रहकर दूसरे ही क्षण तेजी से वो बाहर चली गई। उपेंद्र उदास चित्त बैठे रहे और हरान पहले की तरह हाँफने लगे। निस्तब्ध कमरा सतीश के लिए और भी भीषण हो उठा। थोड़ी ही देर बाद हरान ने हाथ बढ़ाकर उपेंद्र को छूकर पास आने का इशारा करके अति क्षीण कंठ से पूछा, 7-8 वर्ष बाद मुलाकात हुई है। इस बीच क्या एक बार भी तुम्हारा यहां आना नहीं हुआ? इसी बीच उपेंद्र को अनेक बार इस तरफ आना पड़ा था, लेकिन उसको वो स्वीकार न कर सके। बोले, क्या बीमारी है हरान भैया? ज्वर, खांसी आदि। इस समय उस प्रसंग को उठाने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ खत्म हो चुका है। उधर संदूक पर बैठा उपेंद्र मन ही मन सिर हिलाने लगा। हरान ने फिर कहा, मुझे भी तुम्हारी बात याद न पड़ी। ठीक समय पर याद पड़ने पर शायद काम बनता। पल भर चुप रहकर खुद ही बोले, खैर काम और क्या बनता है, छोड़ो इन सब बातों को। एक काम करो भाई, मेरा 2000 रुपये का जीवन बीमा है और ये टूटा फूटा मकान। तुम ठहरे वकील, एक लिखा पढ़ी कर दो जिससे कि सभी चीजों पर तुम्हारा ही पूरा हाथ रहे। इसके बाद रह गए तुम और ये मेरी बुढ़िया माँ। उपेंद्र ने कहा, और तुम्हारी स्त्री? हाँ, मेरी स्त्री किरण। हाँ, वो तो है ही। उसके माँ बाप कोई भी जीवित नहीं है भैया, उसको भी तुम ही देखना। उपेंद्र निर्निमेष दृष्टि से हरान की ओर देखते हुए कुछ सोचने लगे। तभी सतीश जेब से घड़ी निकालकर उठ खड़ा हुआ और बोला, उपेंद्र भैया, रात के 10 बज गए हैं, वहां वे लोग शायद घबरा रहे हैं। हरान ने ध्यान से देखते हुए कहा, ये कौन है उपेन? मेरे मित्र हैं हरान भैया, मेरे साथ ही कलकत्ता आए हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूं हरान भैया, कल फिर आऊंगा। नहीं, कल नहीं, एकदम कागज तैयार करके परसों आना। जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझे कहना है उसी दिन कह दूंगा, कर दूंगा। अच्छा, यहाँ कहाँ ठहरे हो? वो शहर ही में एक जगह अपने मित्र के घर ठहरा हुआ हूं। जाने को तैयार होने पर हरान ने पुकारा, किरण। उपेंद्र ने तुरंत रोक कर कहा, अरे हरान भैया, सतीश की जेब में दिए सलाई है, आराम से उतर कर जा सकूंगा मैं। वो शायद काम में लगी हुई है, आप जाने दीजिए। उसके जवाब में हरान ने क्या कहा यह समझ में नहीं आया। सतीश ने ज्यों ही किवाड़ खोले त्यों ही मालूम हुआ कि मानो कोई तेज कदमों से हट गया। वो डर कर पीछे खड़ा हो गया। उपेंद्र ने पूछा, क्या हुआ सतीश? कुछ नहीं भैया, तुम आओ, कहकर वो उपेंद्र का हाथ पकड़कर बाहर आ खड़ा हुआ। कैसा निविड़ अंधकार था। एक तो कृष्ण पक्ष की रात और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे मकानों ने अंधेरे को ढकेल कर आंगन में ला रखा है। इस टूटे मकान को अंधेरे ने घेर लिया है।
दोनों ने टटोलते हुए सीढ़ियों के निकट आते ही देखा कि नीचे चिराग लिए किरणमयी स्थिर होकर बैठी हुई है। इनके आने के साथ ही वो उठ खड़ी हुई, बोली, चिराग दिखा रही हूं, सावधानी से उतर आइए, आप लोगों के लिए ही मैं बैठी हुई थी। इस अंधेरी ठंडी रात में, इस प्रचंड जाड़े में, सील से भरी भीगी धरती पर एकाकिनी वधू को अपनी प्रतीक्षा में बैठी देखकर और आसन्न वैधव्य की बात याद करके उपेंद्र के नेत्रों में जल भर आया। सदर दरवाजा तब भी बंद नहीं हुआ था। नीचे उतरते ही सतीश बिल्कुल ही गली में आकर खड़ा हुआ, लेकिन उपेंद्र पीछे से बाधा पाकर घूमकर खड़े हो गए। किरणमयी अपने सकरुण तीव्र दोनों नेत्र उनके मुंह पर रखकर एक विशेष रुख बनाए खड़ी है। पल भर के लिए उपेंद्र हतबुद्धि की भांति स्थिर हो रहे। किरण ने पूछा, उपेन बाबू, आप हमारे कौन हैं? इस अद्भुत प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए उपेंद्र समझ न सके। उसने फिर समझा कर कहा, जरूर आप मेरे पति के कोई आत्मीय हैं। इतने दिनों से मैं इस मकान में आई हूं, लेकिन किसी दिन आपका नाम उनसे सुना नहीं, मां से भी नहीं सुना। केवल जिस दिन आपको पत्र लिखा गया उस दिन सुना, बस इसीलिए पूछ रही हूं। बाहर से सतीश ने पुकारा, उपेन भैया आओ ना। उपेंद्र ने कहा, नहीं, आत्मीय नहीं हूं, लेकिन विशिष्ट मित्र हूं। बाबूजी जब नवाखली में थे तब हरान भैया के पिता भी सरकारी स्कूल में मास्टरी करते थे, मुझे भी घर पर पढ़ाते थे। हरान भैया और मैं दोनों साथ साथ बहुत दिन पढ़ते रहे। किरणमयी ने हंसकर कहा, ये बात है, इसी के लिए लिखा पढ़ी करना। उपेन बाबू, आप सब कुछ अपने नाम लिख लेंगे ना? ये देखकर सतीश ने मुंह बढ़ा दिया था। उसने झट ही जवाब दे दिया, हाँ, ऐसी ही बात तो पक्की हुई है कुछ। हरान के कमरे से बाहर निकलते समय कौन तेजी से बाहर चली गई थी, इस बात को वो पहले ही समझ गया था। वधू ने उसकी तरफ घूमकर कहा, अच्छा तो आप भी हैं, अच्छी बात है। इतने दिनों तक कष्ट उठाकर जैसे भी हो 2 वक्त 2 मुट्ठी अन्न जुट जाता था, अब राह में खड़ी रहने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा ही हो, आप लोग ही सब बंटवारा कर लें। उपेंद्र आश्चर्यचकित हो गए। सतीश ने उत्तर दिया, अब जिसकी चीज है यदि वही दे जाए तो किसी को कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। किरणमयी के दोनों नेत्र आग की तरह जल उठे। बोली, मुझे है, मरने के समय मनुष्य की मति बिगड़ जाती है। मेरे पति को यही हुआ है, लेकिन आप लोग लिख कर लेने वाले होते कौन हैं? सतीश बोल उठा, देखिए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हरान बाबू में आज भी बुद्धि है, इस बात की सम्मति मेरी आत्मा दे रही है। किरणमयी ने विद्रुप के स्वर में उत्तर दिया, बड़ा अच्छा सुझाव है, लोग बात बात में कहा करते हैं। खैर, जाने दीजिए लोगों की बात। उपेंद्र को लक्ष्य करके वो बोली, लेकिन ये बात मैं पूछती हूं कि मैं कैसे जानूंगी कि अंतिम समय में वो मुझे राह की भिखारनी न बना देंगे? कैसे विश्वास करूंगी कि वो धोखा नहीं देंगे? इतना बड़ा आघात उपेंद्र को मानो असह्य मालूम हुआ। कुछ कहने भी जा रहे थे, लेकिन ना कहकर अपने को संभाल लिया। सतीश ने कहा, भाभी, जानने की आवश्यकता आपको नहीं है। किरणमयी भी उसी दम उत्तर न दे सकी। इस व्यंग्यात्मक आत्मीय संबोधन स्पर्धा से वो अवाक हो गई थी। पल भर देखते रहने पर केवल बोली, भाभी, आवश्यकता नहीं है। सतीश ने कहा, नहीं, अगर आप अपना अधिकार आप ही नष्ट न करती तो हरान बाबू को इस सतर्कता की आवश्यकता नहीं थी। खैर, इतनी रात को बेकार झगड़ा न कीजिए, जरा सोच समझकर तो विचार कीजिए। तेज कार्बोलिक की गंध से जैसे सांप अपने उठाए हुए फन को पल भर में संभाल कर आघात के बदले में आत्मरक्षा का उपाय खोजने लगता है, ये निरूपमा, ये लीला, कौशलमयी तेजस्विनी पल भर में उसी प्रकार से कुपित होकर बोली, मेरी विषय में कैसी बात उन्होंने कही है, सुनो तो। उपेंद्र से अब चुप न रहा गया। इस गर्विता नारी का संदिग्ध तिरस्कार उनको उत्पत्त शूल की तरह बींधते रहने पर भी उनका उच्च शिक्षित भद्र अंतःकरण सतीश की इस जासूसी के विरुद्ध विद्रोह कर उठा। वह अनुचित उत्तेजना से कुछ गुप्त रहस्य खींच निकालने की चेष्टा कर रहा था। इसको वो समझ गए थे।
सतीश को बाधा देकर उन्होंने किरणमयी से कहा, अरे क्यों आप सतीश के पागलपन पर ध्यान देकर अपने आप को उद्विग्न कर रही हैं? पति का संपत्ति से वंचित करने का अधिकार किसी को नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। मैं तो समझता हूं आपको विशेष सुविधा होगी। ये समझकर ही आरान भैया ने लिखी पढ़ी की बात उठाई है, लेकिन फिर आपकी राय के बिना तो वो किसी तरह भी हो न सकेगी। खैर, रात बहुत हो गई है, किवाड़ बंद कर दीजिए और जाइए। चल सतीश, देर मत कर। सतीश को ठेल कर गली में खड़े होकर मुस्कुरा कर वे बोले, कल परसों में फिर भेंट होगी, ठीक है? अच्छा, नमस्कार। चल। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले भाग का। और यदि आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारे मेंबरशिप प्लान को। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग के साथ। तब तक सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।